विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष कला की इस क्लास के अंदर इससे पहले अधिकार के बारे में अध्ययन किया था कि अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है। और इसमें हमने जाना था कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है ना। ये पूरा डिटेल हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आप ये देखिए कि व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं ये अस्तित्व में ही कैसे आए, हमारे सामने कैसे आए, वर्तमान समय में इन अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए, कैसे होने चाहिए ये अधिकार। इस संबंध में समय समय पर अनेक विद्वानों ने कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिनको हम अधिकार विषयक सिद्धांत बोलते हैं। और वे अधिकार विषयक सिद्धांत हैं अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। इनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। आप ध्यान रखिए कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और कितने प्रकार के सिद्धांत इसके अंदर दिए गए। जैसे है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, तो अधिकारों के संबंध में जो सिद्धांत है ये बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है। इसका प्रचलन यूनानियों के समय से ही, इसके अनुसार मतलब यूनान काल के समय से ही होता आ रहा है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। इस अधिकार ने क्या माना है कि जो अधिकार हैं वो पूर्णतया कैसे होते हैं, प्राकृतिक और जन्मसिद्ध होते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम भी कहते हैं कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी या रंग होता है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध होते हैं। अधिकार कैसे होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जन्मजात निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध है। यह व्यक्ति को प्रकृति की देन है और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। इसके जो विद्वान, इसका समर्थन जो विद्वान करते हैं, इसका पोषण जो विद्वान करते हैं वो कौन है, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टियर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लैकस्टोन। बच्चों, ये पूछा जाता है कई बार कि प्राकृतिक सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, या फिर आपको किसी विद्वान का नाम दे दिया गया, जैसे थॉमस पेन का ही नाम दे दिया गया कि इन्होंने अधिकारों का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से देखें और समझें। इसी के साथ आप ये देखिए कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में भी कार्य किया था इसने। और इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई थी। इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास, आजीविका, ये जितने भी प्राकृतिक अधिकार हैं वो सब इसके समय से ही मिले थे, है ना। तो ये सारी बातें, इसका प्रभाव होते हुए भी इसकी आलोचना की जाती है। देखिए क्या आलोचना होती है कि ये प्राकृतिक जो शब्द है वही शब्द ही अस्पष्ट और मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट और भ्रामक है। इसी के साथ प्रतिपादक जो हैं प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एकमत नहीं है। जो प्राकृतिक प्रतिपादक जो होते हैं, ये जो अधिकारों की सूची बना रखी है उस पर भी एकमत नहीं है। अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार्य नहीं है। अब ये पहला पॉइंट जो मैंने दिया है, प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट है, इसमें शायद प्रिंट नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट है। प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध होता है, राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, है ना। सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। देखिए, आलोचना जो कि डिटेल में नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने इसके कुछ पॉइंट ही दिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ उसमें। कि पहली बात क्या कहा जाता है, प्राकृतिक शब्द स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है और भ्रामक है। ये जो प्राकृतिक सिद्धांतों में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतः अनिश्चित होता है, उसके कई अर्थ निकलते हैं। जैसा कि ऋषि कहते भी हैं कि प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड भी इसमें आ जाता है, सृष्टि का भाग, जहाँ मनुष्य नहीं है वो भी आ जाता है, पूर्ण लक्ष्य आदर्श भी आ जाते हैं, अपूर्व आ जाता है, असाधारण आ जाता है, असोध, मतलब इसको किस नाम से बोलें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया है वो कुछ निश्चित रूप से समझ में नहीं आता है कि प्राकृतिक शब्द से विद्वानों का आशय क्या था। दूसरी बात कहते हैं कि अधिकारों की सूची से भी सब एकमत नहीं है कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे प्राकृतिक अवस्था में। हर विद्वान ने अलग अलग सूची बनाई है। तो वर्तमान समय में इस अवधारणा के अनुसार नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में भी जो विद्वान हैं वो एकमत नहीं है। वो अलग अलग अधिकारों को अलग अलग तरह से बताते हैं। जैसे कि लास्ट की इसमें भी कहते हैं कि अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती। अधिकारों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारों को निरपेक्षता स्वीकार नहीं,
अधिकारों को निरपेक्ष माना गया है ना, उसको ये स्वीकार नहीं करते कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष हैं, है ना, और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। निरपेक्ष हैं इसीलिए नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों की विद्यमानता से ही किया जा सकता है। प्रतिबंध के अभाव में जो स्वतंत्रता है वो उच्छृंखलता में परिणित हो जाती है और समानता क्या होती है, कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। तो इस प्रकार से निरपेक्ष अधिकार आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के हित में नहीं होंगे। अंकुश तो होना ही चाहिए, निरपेक्ष बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर है प्राकृतिक अधिकारों के में पारस्परिक विरोध। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास और दोष भी पाया जाता है। कैसा कि अधिकारों की जो निरपेक्षता है उसको स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता दोनों परस्पर विरोधी हो जाती हैं और फिर इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अधिकारी आपस में अपना विरोध करता है। फिर कहा है कि इसने राज्य को कृत्रिम संस्था माना है ना, कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अधिकार तो हो गए प्राकृतिक, और राज्य कैसे हो गई, कृत्रिम संस्था हो गई, जिसने व्यक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया। किंतु वास्तविकता इसके नितांत विपरीत है कि राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं किया बल्कि उनकी रक्षा की है। और राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं किया जा सकता है ना, होता ही नहीं है। कानूनों के बिना हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। फिर आता है कि सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना संभव नहीं है, कि इस सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम समाज से अलग नहीं रह सकते क्योंकि समाज हमको कुछ शक्तियाँ देता है ना, अधिकार नहीं, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता के हमारे अधिकार जो हैं वह उनका अस्तित्व संभव नहीं है। कि भाई हम समाज से अलग रहकर हमारे पास जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हमारे को समाज स्वीकृति देगा, ठीक है ना। तो ये इसकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी इसका अपना एक महत्व है कि इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वे सर्वथा अमान्य हैं। फिर भी इस रूप में प्राकृतिक सिद्धांतों को स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के प्रयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और जिनसे मनुष्य को कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। तो प्राकृतिक अधिकारों को कि भले ही आलोचना की जाती हो, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व है। इसी के साथ देखिए दूसरा आपका अधिकार है वैधानिक अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत विपरीत, देखिए बिल्कुल विपरीत है ये उसके, है ना। और इसके अनुसार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं है बल्कि अधिकार कैसे हैं, कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति में केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर है, राज्य के कार्यों पर निर्भर है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है और नए अधिकारों को भी जन्म दे सकता है। तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाएगा, ठीक है ना। ये इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के सामने 3 प्रकार के कार्य देता है। देखिए, एक तो अधिकारों की परिभाषा करना, उसकी सीमाएं निर्धारित करना और उनके उपयोग के आश्वासन की व्यवस्था करना। तो वैधानिक सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। सिद्धांत जो वैधानिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं बेंथम, ऑस्टीन, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वान, है ना। और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों के अनुसार अधिकारों का मापदंड नैतिक आधार नहीं होकर वास्तविकता होने के कारण इस सिद्धांत को वास्तविक भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक सिद्धांतों की आलोचना की गई है उसी प्रकार से वैधानिक सिद्धांत की भी आलोचना की गई है कि राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं करते। दूसरा कहा है कि राज्य निरंकुश व स्वेच्छाकारी हो जाएगा इससे। तीसरा कहा है कि कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं है और वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है कि राज्य के आदेशों का आदेश जो है वो कभी कानूनों का निर्माण नहीं करते। राज्य या शासन के जो आदेश से कानूनों का निर्माण नहीं हो जाता है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। जैसे राज्य का कोई भी कानून चोरी, घूसखोरी, कालाबाजारी, है ना, इस ऐसे किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दे सकता। वो थोड़ी कहेगा कि आप चोरी करिए,
जो रिश्वत लीजिए, है ना, ऐसी बात कोई भी नहीं कहता। इसी तरह से जैसे कहा इसकी आलोचना में कि राज्य निरंकुश व स्वेच्छाकारी हो जाएगा, कि यदि हम मान लें कि राज्य की अधिकारों का एकमात्र जन्मदाता है, कि राज्य ने ही इसको जन्म दिया है, तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, स्वेच्छाकारी हो जाएगा, और शासक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं उनका अंत कर देंगे। और यह कहना एकमात्र कि राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है, वो क्या करेगा? राज्य को निरंकुश बना देगा। राज्य के आगे फिर कोई भी नहीं, है ना, वो व्यक्ति को किसी प्रकार से भी दबा सकता है। तीसरा है कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं है। कानून अधिकारों का उचित आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कानून नित्य नए, उसमें नए नए संशोधन होते रहते हैं, और अधिकारों को अपना जो महत्व और सम्मान प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है कि उसको औचित्य की भावना को ही, कि ये उचित है कि नहीं, इसके आधार पर अधिकार को हम स्वीकार करते हैं। चौथी इसकी आलोचना कहिए कि वैधानिक अधिकारों के संबंध में ये स्वीकार नहीं है, कि जो हमने अभी आलोचनाएं करी हैं, वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिवादक ये कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक कानूनों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई है। और इसके अतिरिक्त, जैसा कि हॉकिंस कहते हैं, विधि का किसी समय जो स्वरूप है और जो होना चाहिए, उन दोनों में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि समय के अनुसार विधि और कानूनों में परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। तो ये आलोचना हमने करी है, लेकिन फिर भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही वैधानिक अधिकार का कोई महत्व नहीं है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस सिद्धांत में सत्य का अंश है। समाज की ओर से जिन स्वतंत्रता और सुविधाओं को मान्यता प्रदान करी गई है, या व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो स्वत या दावे अनिवार्य हैं, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर दी जाए। तो वस्तुतः अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दो पक्ष होते हैं, और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसको भी देखिए, हम संक्षेप में देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं, और वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे हैं, वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में बदल जाते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और ना ही प्रकृति के द्वारा होता है, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं, उन रिवाजों को हम मानने लग जाते हैं, और समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है, और वो क्या बन जाते हैं? अधिकार बन जाते हैं। देखिए, जैसे आपने इसका उदाहरण दे सकते हैं अपन, बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी, उसका आधार अंग्रेजों के रीति रिवाजों पर ही आधारित अधिकार ही थे। इसकी आलोचना करते हैं कि सभी अधिकार रिवाज के परिणाम नहीं होते, कि कुछ अधिकार रीति रिवाजों पर आधारित हो सकते हैं, किंतु सभी अधिकारों को हम रीति रिवाज पर आधारित नहीं मान सकते। जैसे सती प्रथा है, बहुपत्नी, एक आदमी कई पत्नी जो रखता है, उसका निषेध, शारदा कानून, हरिजनों का मंदिर में प्रवेश भारत के रीति रिवाजों के विपरीत है, फिर भी समझदार लोकमत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन विधेयकों का समर्थन किया है। कि मतलब हमने इन चीज़ों को माना है कि ये चीज़ें गलत हैं, है ना, तो इन विधेयकों का समर्थन भी हुआ, तो ये रीति रिवाज कभी भी कानून नहीं बन पाए। सभी रीति रिवाज समाज के हित में नहीं होते। अधिकार आवश्यक रूप से मानव कल्याण और समाज के हित में होता है, किंतु मानव जाति के इतिहास में विभिन्न समयों पर प्रचलित सभी रीति रिवाज समाज हित में नहीं होते हैं। और उदाहरण जैसे दास प्रथा है, बाल हत्या है, सती प्रथा है, ये बहुत सारी बाल विवाह है, दहेज प्रथाएं, ये जो है ये सब समाज हित के विरुद्ध होने के कारण हम इन्हें अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। फिर हम कहते हैं कि सुधार की संभावनाओं का अंत, कि यदि इस सिद्धांत के आधार पर प्रथाओं के विकसित रूप को ही अधिकार मान लिया जाए, रीति रिवाजों को ही अगर अधिकार मान लिया जाए, तो सुधारों की संभावना का अंत हो जाता है ना। जैसा कि हॉकिंस ने कहा है कि ऐतिहासिक सिद्धांत या तो कतई प्रदर्शन नहीं करता, यदि करता है तो गलत करता है, यह असहाय सिद्धांत है, और यदि व्याख्या के विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों को उसे आलोकित न किया जाए, जब तक ये असहाय ही रहेगा, और इतिहास की निसंदेह अवहेलना नहीं की जा सकती। किंतु केवल इतिहास पर हम निर्भर नहीं रह सकते, हमको बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर अपने आप को बदलना भी पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इसके महत्व के बारे में कह सकते हैं कि भाई इसमें भी सत्य तो निहित है ही। व्यक्ति अनेक मतलब बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जिनको हम अधिकार मानते ही हैं, है ना, इस बात से भी हम नकार नहीं सकते। इसके बाद आपका है आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य
अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, अधिकार का मतलब ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, है ना। और जो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं वह परिस्थितियां राज्य उसको उपलब्ध कराता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। हमें वो परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि हम इसके अधिकारी हैं, है ना, तभी तो हम हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति करना है। अतः इस आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित करना, और इसीलिए इसे व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर ज़्यादा जोर देता है ना। इसके भी जो विद्वान हैं वे क्रॉस, हेनरिची, ग्रीन, लॉस्की, ये जो हैं इसके विद्वान हैं। क्रॉस ने तो कहा भी है कि अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियां हैं। ग्रीन कहते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जो कि किसी मनुष्य के लिए नैतिक जीवन के रूप में उनके व्यवसाय और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो इस सिद्धांत के अंदर इस सत्य को स्वीकृति प्रदान की गई है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है और अन्य किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है। व्यक्ति किसी के उत्कर्ष का साधन मात्र नहीं है बल्कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास स्वयं करेगा। तो इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत व्यक्तित्व को आदर्श रूप में स्वीकार करता है और इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान स्तर प्रदान करता है। इसी के साथ आपका एक और सिद्धांत है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। और ये जो अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हों। तो इस सिद्धांत के अनुसार, किसके, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत के अनुसार, कानून, रीति रिवाज, अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इस सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। और ये समाज कल्याण का जो सिद्धांत दिया है, बेंथम और मीर जैसे उपयोगितावादी, रास्की, पाउंड और आदि विद्वानों द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। बेंथम ने तो कहा ही था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ज़्यादातर व्यक्तियों को ज़्यादातर सुख प्राप्त किया जाए, है ना। तो ये सिद्धांत जो है समाज कल्याण के ऊपर जोर देता है। इसकी भी देखिए फिर भी आलोचना की जाती है कि जो लोक कल्याण है वो क्या है ना, लोक कल्याण की कसौटी क्या होनी चाहिए, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन लोकहित या लोक कल्याण की व्याख्या नितांत कठिन है। लोक कल्याण का अर्थ सामान्यतः अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बहुमत का स्वार्थ, लोक संपत्ति, है ना, सार्वजनिक हित हो, कुछ छोटी छोटी बातों से लिया गया है जो कि पूरा संभव नहीं है। व्यक्ति, और दूसरा इसमें कहा है व्यक्तिगत कल्याण और लोक कल्याण में संघर्ष। किसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत कल्याण में भी संघर्ष हो सकता है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये एक समस्या हो जाती है। तो समाज कल्याण सिद्धांत का यह विचार है कि समाज का कल्याण के लिए व्यक्तिगत हित का बलिदान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसका तात्पर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अंदर बाधा डालना है। कोई भी अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अंदर बाधा नहीं डाल सकता। जैसा कि नॉर्मन वाइट कहते हैं कि यदि समाज की कृपा से अधिकारों की कृति होती है तो व्यक्ति के पास उपचार का कोई साधन नहीं होगा और वह निराशाजनक रूप से समाज की इच्छा पर ही अधीन हो जाएगा। सरकार ने दिया, हम सरकार के अधीन हो गए, समाज ने दिया, हम समाज के नहीं, हमारा तो कुछ व्यक्तित्व रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी इन आलोचना को बावजूद भी हम कह सकते हैं कि ये भी सिद्धांत सत्य है क्योंकि अधिकार का अस्तित्व समाज के लिए होता है और उसका उपयोग समाज के हित में ही किया जाना चाहिए, है ना। अगर व्यक्तिगत हित के अंदर व्यक्ति अपने हित में कार्य करने लग जाएगा तो हमारी जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना है उसको भी आघात पहुंच सकता है।